ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे क्षेत्राधिकार। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकारी की बात करते हैं। क्या बता रहा था मैं? हाँ, डायरेक्ट हम लोग कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं इस क्षेत्राधिकार के तहत, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत। और हाई कोर्ट भी डायरेक्ट कुछ मामलों की सुनवाई कर सकता है। ठीक, अब वो डायरेक्ट मामले कौन से होंगे? आपने देखा होगा कि मौलिक अधिकार आपने पढ़े होंगे, फंडामेंटल राइट पढ़े हैं। तो फंडामेंटल राइट में हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमें मिले भारतीय संविधान में, नागरिकों के लिए जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर उनका हनन होता है, ठीक है, किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का वायलेशन होता है, तो ऐसी स्थिति में हम उनके लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उस पर सुनवाई कर सकता है और उसके लिए रिट भी जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 226। तो यहाँ हम लोग हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 में ये प्रावधान किया गया है कि वो उस मामला मतलब वहाँ जा सकता है, ठीक है, उस पर सुनवाई कर सकता है किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ हो तो, ठीक है। तो ये वाला मामला हो गया। अब मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तो हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट में। तो डायरेक्ट चले गए ना, अपील करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, डायरेक्ट याचिका पिटीशन वहाँ दायर कर सकते हैं। ये हो गया पहला। दूसरा क्या होता है, ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप लोग समझ रहे हो ना, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा देखो, दूसरा क्या होता है? दूसरा आप देखोगे कि संसद जो होते हैं, संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक उसी तरह विधानमंडल होता है राज्यों में, जहां भी विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो इनके जो सदस्य होते हैं, यानी संसद के सदस्य और विधानमंडल के सदस्य, तो इनका जो निर्वाचन होता है, इनका इलेक्शन होता है, इलेक्शन को लेकर कोई डिस्प्यूट हो गया हो, कोई विवाद हो गया हो, तो उस विवाद की स्थिति में डायरेक्ट हाई कोर्ट जाया जा सकता है। क्लियर? कुछ मामले तो ऐसे होते हैं, कुछ मामले तो ऐसे होते हैं जिनको लेकर वो हम कर सकते हैं कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें क्या किया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है वो ही उन मामलों को देख लेता है। आपने देखा हुआ होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर होती है, भारत निर्वाचन आयोग को, कि कुछ ऐसे मामले अगर निर्वाचन को लेकर है तो वो खुद ही उस पर सुनवाई कर लेता है, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपने देखा होगा उसको भी कोर्ट की पावर होती है। अब हम लोग जब आयोग पढ़ेंगे तो उस आयोग में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, कुछ पावर्स उनके पास भी होती है। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनकी सुनवाई वो नहीं करता, तो वो जो मामले होते हैं उनको लेकर कहाँ जाया जाता है? न्यायालयों में। तो हाई कोर्ट जाया जा सकता है, ये होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, सीधा कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट में, ठीक है। तीसरा बात करते हैं, आप अभी हमने पढ़ा, मैंने लिखा था या न्यायिक समीक्षा, जुडिशियली रिव्यू वाला। तो आप देखोगे कि अगर मान के चले कि संविधान है, भारतीय संविधान है, या संविधान ही मैं बोलूं, भारत का ही है वैसे तो संविधान में कोई उपबंध किया गया है, प्रावधान किया गया है, और वो प्रावधान आपको समझ नहीं आ रहा है, उसकी शब्दावली आपको समझ नहीं आ रही, तो व्याख्या कौन करता है फिर? अरे सुप्रीम कोर्ट ही करता है, हाई कोर्ट नहीं करता। हाई कोर्ट भी करता है ना, हाँ, तो ऐसे बोलिए ना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करता है? उसकी व्याख्या करता है कि हमें ये उपबंध समझ में नहीं आ रहा है, आप इसको थोड़ा जरा स्पष्ट करो। तो ये शक्ति किसको दे दी गई? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को। तो वो उस मामले को लेकर भी सीधा हाई कोर्ट जाया जा सकता है, कोई उपबंध हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो व्याख्या से संबंधित मामला है संविधान की, तो वो हाई कोर्ट जाया जा सकता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर डायरेक्ट ये सुनवाई करता है, ठीक है। नहीं, रिकॉर्ड ही कर लो। चलिए, अब उसके बाद बात करते हैं कि एक राजस्व वाला, आपने देखा होगा राजस्व का संग्रहण किया जाता है, रेवेन्यू कलेक्ट करता है राज्य, तो रेवेन्यू कलेक्ट करने को लेकर भी कोई मामला होता है तब भी यहाँ जाया जा सकता है, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट को लेकर। तो ये कुछ प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो गए। अब आ जाते हैं रिट। तो रिट का तो सीधा सा एक अनुच्छेद 226 में प्रावधान किया गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो ऐसी
इस स्थिति में हम उच्च न्यायालय जा सकते हैं और वहाँ उच्च न्यायालय उस पर सुनवाई करता है, ठीक है। और उच्च न्यायालय को पावर भी है कि अनुच्छेद 226 के तहत वो रिट जारी कर सकता है, ठीक है। रिट कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन कौन सी? हिंदी में बताओ पहले। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ठीक है, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, लेख, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं और रिट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने ये सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से पढ़ा होगा। एक पॉइंट पर अब ध्यान रखना बस कि सुप्रीम कोर्ट में इसमें थोड़ा सा अंतर होता है कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन के संबंध में ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन यहाँ उच्च न्यायालय की जो पावर होती है वो उससे थोड़ी अधिक होती है, ज़्यादा होती है। क्यों ये मौलिक अधिकारों के हनन के संबंध में तो रिट जारी करता है, उसके अलावा कुछ ऐसे मामले और इनको दे दिए गए जिनके संबंध में भी ये रिट जारी कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका अधिकार क्षेत्र थोड़ा बड़ा होता है। अगला आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार से मतलब तो सीधा सा मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय के अधीन कई सारे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, विलेज न्यायालय, फैमिली कोर्ट, परिवार न्यायालय, ठीक है, ऐसे कई सारे न्यायालय होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो उन न्यायालयों का कोई मामला है, ठीक है, या उन्होंने कोई सुनवाई करी, कोई संतुष्ट नहीं है, तो उनकी अपील फिर हम कहाँ करते हैं? उच्च न्यायालय। मैंने कहा ना कि अगर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है तो हम उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार हो गया, अपीलेट जुरिडिक्शन, इसमें अपील की जाती है। अगला है पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार। पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार में क्या होता है कि इसके जितने भी सहायक या अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनमें ये नज़र बनाए रखता है, उनकी क्रियाकलापों पर नज़र रखता है। क्रियाकलापों से नज़र कि ऐसा तो नहीं कि कोई मामला इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं हो रही है, सुनवाई कर रहे हो। जो सहायक न्यायालय हैं अभी ऐसा तो नहीं कि इनके अधिकार क्षेत्र में कोई मामला हो ही नहीं रहा, सुनवाई कर रहे हो। अगर उनको ऐसा लगता है तो वो मंगवा भी सकता है, हाईकोर्ट उस मामले को अपने पास मंगवा भी सकता है। और हमने वो रिट में पढ़ते भी है, रिट में पढ़ते हैं ना कि वो रोक लगा सकता है और किसी मामले को मंगवा भी सकता है रिट के तहत। प्रतिषेध यानी रोकना, उत्प्रेषण यानी मंगवाना। आया समझ में? तो यह इसी में होता है पर्यवेक्षी को नज़र बनाए रखता है कि उसके क्रियाकलापों पर कि कहीं ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम तो नहीं कर रहा है, उसे लगता है तो मामले को अपने पास बुला लेता है, या उसके अलावा इनके क्रियाकलाप कार्य के लिए नियम भी बनाता है, प्रपत्र तैयार करता है उनके लिए, उनके कार्यों के लिए। तो ये काम होता है किसका? हाई कोर्ट का, अपने सहायकों के लिए। अगला आ जाता है अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड कंट्रोल। अब इन पर नियंत्रण कैसे होता है कि जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिसमें जिला न्यायालय ले लो, तो जिला न्यायालय है तो वहाँ भी तो न्यायाधीश होंगे ना, तो उनके न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करना हो, पदोन्नति करना हो, ठीक है, नियुक्ति हो, पदोन्नति हो, स्थानांतरण हो, तो ऐसे मामले में अब कोई भी जिला न्यायालय है तो वहाँ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अरे राज्यपाल करता है, ठीक है, जिला न्यायालयों में राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल उनकी नियुक्ति करता है, तो राज्यपाल जो नियुक्ति करता है तो वो परामर्श लेता है किससे? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, ठीक है। जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, तो उनके जो न्यायाधीश जज हैं उनके लिए कंसल्ट लिया जाता है, ठीक है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। और नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। किन मामलों में? ट्रांसफर, प्रमोशन, अपॉइंटमेंट, ठीक है, नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण। क्लियर? या फिर मान के चलिए कि या फिर न्यायिक सेवा से भी कोई आया हो, राज्य की न्यायिक सेवा से भी न्यायाधीश आते हैं तो उनके संबंध में भी, ठीक है। और अगर इनके जितने भी मैंने बताए कि जिला न्यायाधीशों का कोई मामला है तो जिला न्यायाधीश को छोड़कर और भी तो न्यायाधीश होते हैं ना, उनको न्यायाधीश को संबंध में कोई मामला है, अवकाश को लेकर या कोई भी पदोन्नति को लेकर कोई मामला हो तो उस मामले की सुनवाई भी ये कर सकता है, ठीक है। कौन? हाई कोर्ट। अगला आ जाता है अभिलेखीय न्यायालय। तो अभी आपने अनुच्छेद कौन सा पढ़ा था जिसकी बात कर रहे थे कि वो अनुच्छेद हमने देखा नहीं? अनुच्छेद 118, सॉरी, अनुच्छेद 218, लेकिन अनुच्छेद 218 नहीं, अनुच्छेद 215 में,
अनुच्छेद 214 पढ़ा था जो कहता है राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा। तो अनुच्छेद 215 जो होता है, अनुच्छेद 215 कहता है अभिलेखीय न्यायालय के बारे में प्रावधान है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में, अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों के लिए। तो उच्च न्यायालय जो होते हैं, उच्च न्यायालय में एक अभिलेखीय न्यायालय होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। अभी आप लोग बोल रहे होंगे ये क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है कि हाई कोर्ट जितने भी मामलों की सुनवाई करता है, तो उन मामलों की सुनवाई में जो जजमेंट वो देता है, जो निर्णय वो लेता है, तो उनको क्या किया जाता है, एक रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है। क्यों? ताकि अगर इस तरह का कोई अगला मामला आए तो उसमें देख सके कि यार उस मामले में क्या सुनवाई की थी, या जितने भी सहायक न्यायालय हैं उनको कोई भी मामले पर सुनवाई करने के लिए एक सहायता उनको मिल सके, इसलिए रिकॉर्ड के तौर पर वो वहाँ रखे जाते हैं। आया ये वाला पॉइंट समझ में? भाई आप लोग जैसे यहाँ पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अब आप लोग जब तक लिखोगे नहीं तो आपको क्या पता चलेगा कि सर ने इसमें क्या बताया था। आपने वो लिख लिया, लिख के अच्छे से अपने पास रख लिया, तो आपके पास रिकॉर्ड रहा ना। अगली बार वो टॉपिक आएगा तो आपके दिमाग में आएगा कि सर ने इस टॉपिक पे क्या बताया था, तो वो रिकॉर्ड के तौर पर आपके पास रखा होगा, आप तुरंत पलटोगे और देख लोगे कि ये बताया था साहब। ठीक है, तो इसी तरह उच्च न्यायालय करता है कि कोई मामलों की सुनवाई करता है तो वो रिकॉर्ड रखता है अपना, ताकि अगली बार कोई मामला आए तो उसको देख सके कि इसमें क्या निर्णय लिया था। नहीं, हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं ना, हाई कोर्ट उनका अलग होता है, रिकॉर्ड तो सबके रखे जाते हैं। और मैं कल के ही बता दूं, अगर कल किसी ने लेख पढ़ा हो तो एक लेख आया था कि उनके डेटा पहले क्या होता था, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामले हैं ना, तो इन मामलों की सुनवाई होती थी तो उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जाता था डेटा ग्रिड पर, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के मामलों को भी ऑनलाइन कर दिया गया। कल एक आया था, मैं अगली पढ़ा दूंगा अगली क्लास में, ठीक है, आप लोगों को पढ़ा दूंगा कि वो ऑनलाइन रखा जाता है डेटा ग्रिड पर। अगला आता है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियली रिव्यू। ये क्या होती है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा की शक्ति इसके पास होती है। वैसे देखा जाए तो न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनर्विलोकन को डायरेक्ट संविधान में मेंशन नहीं है, डायरेक्ट संविधान में मेंशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली बाद में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करी कि भाई ये जो कुछ अनुच्छेदों में प्रावधान दिया गया है, इनकी भावना ये कहती है कि ये न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 13, ठीक है, पढ़ा होगा ना अनुच्छेद 13, आर्टिकल 13, उसमें कोई किया गया था कि कुछ कानूनों को अल्पीकरण, असंगत करने को लेकर या अविधि मानने को लेकर पढ़ा होगा ना आपने, तो वो न्यायिक समीक्षा की बात करता है। तो न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू, कि जैसे मान के चलिए यहाँ हम राज्य पढ़ रहे हैं तो मैं राज्य की बता रहा हूँ ना, जैसे राज्य की विधानमंडल ने कोई कानून बनाया, ठीक है, तो उस कानून को लेकर जो है हाई कोर्ट उसकी समीक्षा करेगा, जांच करेगा कि ये जो कानून बनाया गया है कहीं ये संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध तो नहीं है, यानी इसमें संवैधानिक प्रावधानों का प्रावधान तो किया, प्लस संवैधानिक प्रावधानों को इसमें ध्यान तो रखा गया है ना, इनका उल्लंघन तो नहीं किया गया, या कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन इसमें तो नहीं हो रहा। तो ऐसे में अगर उसे लगता है कि इस कानून में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है या इस कानून के प्रावधानों में संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन है, तो फिर वो क्या करता है, हाईकोर्ट उस कानून को अविधि मान्य कर देता है या रद्द कर देता है, फिर विधानमंडल उसे लागू नहीं करता। ठीक है, अगर इसने कर दिया तो। आया समझ में? ये जो पावर होती है ये कहलाती न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, जो अनुच्छेद 13 में डायरेक्ट तो मेंशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने जब व्याख्या करी तब इसको बताया, और इसको लेकर कई सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में गए और कई सारे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी दिया। अब ज़्यादा उसमें हमें नहीं जाना है, थोड़ा सा मैं आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये कुछ उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार होते हैं और कुछ शक्तियाँ होती है जो आज हमने देखी। तो कोई प्रश्न है आप लोगों का यहाँ तक? नहीं है, तो मुझे लगता है कि अब ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हमारा उच्च न्यायालय पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उच्च न्यायालय में पूरा देख लिया है हमने, अनुच्छेद 214 से लेकर कि क्या क्या प्रावधान किए गए, उच्च न्यायालयों की संरचना के बारे में देख लिया, उनकी नियुक्ति, कार्यकाल, शपथ, ठीक है, और क्या स्वतंत्रताएं उच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिए। कोई प्रश्न नहीं है?
चलिए ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। आज ये उच्च न्यायालय वाला टॉपिक समाप्त हो गया है। अगला टॉपिक हमारा रहेगा स्थानीय निकाय को लेकर, ठीक है, लोकल बॉडीज। ओके, ठीक है, थैंक यू।